हम इंट्रोडक्शन लेंगे, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, व्हाई वी शुड लर्न जावास्क्रिप्ट एंड ऑल थिंग्स, राइट। जावास्क्रिप्ट का जो डेफिनेशन है वो हम आज एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से, राइट। तो हमें कुछ टेक्निकल चीजें कर सकते, चीजें पता नहीं होगी, राइट। फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटरप्रेटेड क्या होता है, राइट, कंपाइलेशन क्या होता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम ये चीजें, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बट अगर समझ में भी नहीं आता ना यहाँ पे, तो कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है, ये बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो देखो जैसे सीएसएस अटैच करने के तीन तरीके हैं, राइट। वी कैन अटैच सीएसएस, we can apply CSS to the HTML element in three ways: inline CSS, internal CSS, and external CSS. I'm audible? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Okay. So जैसे CSS अटैच करने के तीन तरीके हैं, in same way we can apply JavaScript in three ways, right? एक होता है inline, मतलब HTML एलिमेंट के अंदर आप JavaScript लिख सकते हो, मतलब जावास्क्रिप्ट नहीं कह सकते, इवेंट बाइंड करते हैं बेसिकली वहां पे। अब इवेंट क्या है, राइट। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, धीरे धीरे सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक तो एलिमेंट के बीच में आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, या फिर इंटरनल, मतलब हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे यहाँ पे, एंड ऑल जेएस कोड, राइट। या फिर वी विल क्रिएट वन एक्सटर्नल फाइल and we will write all our JavaScript code in that file. Then we will attach that JavaScript file in our HTML page, right? तो ये assets के अंदर भी तीन फोल्डर होते हैं, एक होता है CSS, then JS and images। JavaScript का फाइल यहाँ पे होगा, JS, right? JS फाइल का नाम आप ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आप ही लिखना चाहिए। जैसे index.html का मतलब मैंडेटरी होता है, राइट। The name of first HTML file should be always index.html। वैसे app.js लिख सकते हो, index.js भी लिख सकते हो, राइट। इट्स योर चॉइस। तो इसके भी तीन तरीके हैं। एक तो आप HTML के बीच में क्या कर सकते हो, बटन बटन डॉट बटन प्राइमरी, और यहाँ पे मैं इनलाइन CSS लिख सकता हूँ, ऑन क्लिक एंड अलर्ट, JS, ठीक है। तो ये इवेंट होता है, ये फंक्शन होता है, ठीक है। ये करने वाले हम डिस्कस बाद में। बस मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तरीके दिखा रहा हूँ कि आप कैसे JS अटैच कर सकते हो, ओके। तो बटन के क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉपअप आ रहा है। तो ये हो गया एक तरीका, राइट। एलिमेंट के बीच में ही इवेंट बाइंड को, स्क्रीन से स्टॉप हो गया क्या, स्क्रीन विजिबल है ना मेरा? हेलो, Yes, sir. ओके। सो एक तरीका ये हो गया कि HTML के बीच में ही हम क्या कर सकते हैं, इवेंट वगैरह बाइंड कर सकते हैं, मतलब JS लिख सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, बटन, मैं यहाँ पे लिखूंगा element by ID button listener click, राइट। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टैग में पूरा HTML
सॉरी, पूरा जावास्क्रिप्ट लिखा है, वापस चेक करो। परफेक्ट। और एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ पे जाएंगे कि वेबसाइट के पास, गेट बूटस्ट्रैप, ठीक है, गेट बूटस्ट्रैप रेट, ये इसका वेबसाइट है बूटस्ट्रैप का। लिंक शेयर कर दिया आपको, राइट। वर्जन 4.6, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सीरियल मिल जाएगा, राइट, एक लिंक है, राइट। बेसिकली लिंक मतलब क्या है, इट अटैच एक्सटर्नल सीएसएस फाइल, दिख रहा है यहाँ पे bootstrap डॉट मेन डॉट सीएसएस, राइट। तो ये फाइल मैं बस यहाँ पे क्या करूंगा, अटैच करूंगा, जैसे हम हमारा खुद का जेएस फाइल अटैच करते हैं, राइट। सिमिलर वे से हमने क्या किया, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल अटैच किया, बट एक्सटर्नल सीएसएस फाइल किसका है, इसका bootstrap का, राइट। क्या हमने एक भी लाइन का सीएसएस लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे हमने कुछ सीएसएस लिखा है क्या इस बटन के लिए, नो, राइट। बट मैंने यहाँ पे दो क्लासेस यूज की, बटन, बटन प्राइमरी, अपने आप आ गया यूआई, राइट। मान लो अब मुझे ये फिक्स विड्थ नहीं चाहिए, फिक्स विड्थ के लिए कौन सा क्लास देखा था हमने, लास्ट सेशन में डिस्कस किया ना परसों के दिन। अगर हमें फिक्स विड्थ का वेबसाइट चाहिए तो कौन सा क्लास होता है, कंटेनर, कंटेनर। राइट। दो टाइप की वेबसाइट होता है, एक फ्लूइड होता है, एक फिक्स। लास्ट सेशन में किया था हमने परसों के दिन। तो मैंने कंटेनर क्लास यूज किया, क्या हमने इसका सीएसएस लिखा है, कहीं पे हमने सीएसएस लिखा है क्या इस क्लास का, नहीं। नहीं। नो सर। आगे फिक्स विड्थ, राइट, बटन ये स्टार्टिंग इन मिडल समझ दिया, राइट। पहले क्या होता, बटन एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा था, राइट। अब यहाँ पे आ गया क्योंकि कंटेनर है। अभी भी डाउट है, इसको इंस्पेक्ट करो, डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड ठीक है, ये कंटेनर दिख रहा है ना, फिक्स विड्थ, लेफ्ट राइट में खाली स्पेस है, ऑरेंज है, राइट, लाइट ऑरेंज, तो वो होता है मार्जिन, राइट। तो इसको विड्थ कितना है फिक्स, 1140, और सेंटर में कैसे लाए, मार्जिन राइट ऑटो, मार्जिन लेफ्ट और राइट। तो ऑटो। जो भी डिस्कस किया है अभी तक, मैंने पहले भी कहा है पहले की कुछ सेशंस में, कि यहाँ पे जो हम क्लासेस के नाम क्रिएट कर रहे हैं या जो भी सीएसएस लिख रहे हैं वो मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। हम सीएसएस लिख रहे हैं या रवि सीएसएस कर रहा है, इसलिए स्टैंडर्ड नहीं है वो। हम किसको फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग बूटस्ट्रैप सीएसएस। बूटस्ट्रैप ने जिस तरह से सीएसएस लिखा है उस तरह से सीएसएस हमने लिखना स्टार्ट किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो किया है, बिकॉज सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है ये सीएसएस का, कौन सा, बूटस्ट्रैप। इंडिया में जितने भी बूटस्ट्रैप। प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट 95% प्रोजेक्ट में सीएसएस कहाँ से, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप से किया जाता है use। और ये बहुत इजी होता है, राइट। अब बटन के ऊपर मुझे चाहिए स्पेस, बटन के ऊपर स्पेस चाहिए, मुझे कंटेनर के ऊपर स्पेस चाहिए, कंटेनर के ऊपर मतलब स्पेस आउटसाइड इट्स बॉर्डर। कंटेनर के ऊपर स्पेस चाहिए मतलब कंटेनर के ऊपर चाहिए, मतलब कंटेनर के बॉर्डर के ऊपर। स्पेशल। आउटसाइड। कंटेनर मतलब एचटीएमएल एलिमेंट के आउटसाइड का स्पेस मतलब, बॉर्डर। यस, मार्जिन। मार्जिन, right, space outside HTML element is margin. Margin in which direction, m for margin, t for top, right? देखो हो गया मार्जिन ऊपर से भी, मतलब यस बहुत सर। इजी। यस सर। बट जो हमारा बेसिक फाउंडेशन है ना सीएसएस का, वो अच्छा होना चाहिए। जो हमारे रिवीजन सेशन चल रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छे से करोगे तो ये बूस्टअप आप 5 दिन में कर लोगे। लिटरली कर रहा हूँ मैं, 5 दिन में आप बूस्टअप में मास्टर हो जाओगे, सिर्फ 5 दिन में। 5 दिन क्यों, क्योंकि हमें वेबसाइट बनाने में 5 दिन लगेंगे। हम एक वेबसाइट बनने वाले हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, तो उसके लिए हमें 5 दिन चाहिए, इसलिए आपको टाइम लगेगा, राइट।
तो बूटस्ट्रैप बहुत इजी है, बट कब इजी है? अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है, आपका जो सीएसएस के बेसिक्स है वो अगर अच्छे है, तो कोई भी सीएसएस फ्रेमवर्क आप विद इन अ वीक पढ़ लोगे आराम से। तो इसके बाद जब भी हम कुछ फंक्शनलिटी करेंगे ना जेएस में, राइट, तो यूआई हमारा डिसेंट होना चाहिए। हम ये नहीं करें कि यूआई बहुत बेहतरीन होना चाहिए, उसका यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, बट एटलीस्ट डिसेंट होना चाहिए, गंदा नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आने वाले हर सेशन में हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप यूज करेंगे। बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए क्या करना है आपको, बस वी हैव टू अटैच बूटस्ट्रैप सीएसएस फाइल। यहाँ पे हमने क्या किया, अटैच बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस है ना इनमें, राइट। यहाँ पे क्या होता था Yes, पहले, sir. हम हमारा खुद का फाइल लगाते थे, हमारा खुद का फाइल लगाते थे, तो सीएसएस भी किसको लिखना पड़ेगा, Childhood yes, sir. राइट। वी हैव टू राइट सीएसएस, राइट। अब यहाँ पे अगर मैंने स्टाइल डॉट सीएसएस लिखा, तो यूआई वही दिख रहा है पुराना, राइट। तो हम हमारे सीएसएस की जगह लिंक में क्या यूज करेंगे, सीडीएन यूज करेंगे। सीडीएन का बता सकते Yes, sir. हैं सीडीएन? Content delivery network. ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मतलब क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, राइट, पता होना चाहिए ना सीडीएन यूज करने का बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, बाद में मैं कभी बताऊंगा आपको, या फिर पहले हम आज जीएस के ऊपर फोकस करते हैं थोड़ा सा, बाद में सीडीएन डिस्कस करेंगे। तो दो तरीके होते हैं, हम यहाँ पे भी एचटीएमएल में भी लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट, हम इनलाइन इंटरनल भी लिख सकते हैं, मतलब एचटीएमएल पेज के अंदर, राइट। या फिर बेस्ट तरीका क्या होगा, क्रिएट क्रिएट एक्सटर्नल फाइल। Yes. एक्सटर्नल फाइल। ओके, ये कुछ एग्जांपल मैं बताया आपको। और मान लो मुझे एक्सटर्नल फाइल यूज करना है, तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और जेएस फाइल कहाँ पे है, एसेट्स के अंदर, जेएस फोल्डर, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का फाइल। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का एक्सटर्नल फाइल यूज करने के लिए हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट टैग। एट्रीब्यूट होगा सोर्स, सोर्स मींस सोर्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट फाइल। तो सबसे पहले एचटीएमएल फाइल से बाहर आना है, डॉट, अब जाना है एसेट्स में। ठीक है, उसके बाद एसेट्स में जेएस नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर आपका ऐप डॉट जेएस है। तो सीएसएस में भी यही करते थे हम, यहाँ पे लिंक यूज करते थे, लिंक में डॉट स्लैश एसेट्स स्लैश सीएसएस स्लैश स्टाइल डॉट सीएसएस। सेम तरीका है यहाँ पे एक्सटर्नल जेएस फाइल अटैच करने का। जावास्क्रिप्ट में चेक करना पड़ेगा ना ये फाइल अटैच हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलर्ट दे देते हैं, हेलो जेएस। अगर ये अलर्ट आ रहा है ब्राउजर पे, राइट, जो कि आ रहा है, मतलब हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल क्या हुआ है, अटैच हो चुका है। ठीक है, जैसे सीएसएस में हम बॉडी को बैकग्राउंड कलर देके चेक करते थे कि इज अवर सीएसएस फाइल इज अटैच और नॉट, राइट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलर्ट मेथड होता है, राइट। मेथड क्या है ना, वो वापस क्वेश्चन होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आप। तो अगर अलर्ट आ जाता है, मतलब एक छोटा सा पॉपअप आता है, यहाँ पे पॉपअप आ गया, मतलब हमारा सीएसएस सॉरी जेएस फाइल अटैच हो गया, जैसे कि यहाँ पे हेलो जेएस। ठीक है, इसको हटा देते हैं। JavaScript which is also known as JS, right? तो JavaScript कब आया था, कोई बता सकता है? 1994 है ना, एग्जैक्ट डेट बताऊं तो दिसंबर, सॉरी 1995। किसने बनाया था, ब्रेंडन इच। ठीक है, तो ब्रेंडन इच करके एक डेवलपर थे,
नेटस्केप में काम करते थे, बेसिकली वो नेटस्केप करके कंपनी थी। तो वहां पे इन्होंने ये कोड लिखा था इनिशियली, बहुत बेसिक यूज के लिए इसका मतलब स्टार्ट होता है जेएस का। कुछ 8 दिन का कोड लिखा था उन्होंने, तो उसको ही उन्होंने नाम दिया, मतलब पहले तो अलग अलग नाम थे, इक्मास्क्रिप्ट, राइट। धीरे धीरे बाद में ये हो गया जावास्क्रिप्ट, राइट। जावास्क्रिप्ट, राइट, ब्रेंडन एच। तो जावास्क्रिप्ट के पहले क्या होता था, सिर्फ वेबसाइट दो ही चीजों से बनता था, एचटीएमएल एंड सीएसएस। CSS. क्या होता था, सिर्फ दो ही चीजों से वेबसाइट बनता था, एचटीएमएल एंड सीएसएस, ठीक है। हमें पता होना चाहिए जावास्क्रिप्ट क्यों आया, कैसे आया, किसने बनाया, राइट। तो 8 दिन का प्रोग्राम करके अगर कोई जावास्क्रिप्ट बनाता है तो फिर इसको ऐसे डिमांड कैसे आ गया आज, राइट। मतलब ये वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज है आज पूरे दुनिया में, राइट। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है टॉप 3 में, कहीं पे भी किसी भी सर्वे में जावास्क्रिप्ट आएगा ही आएगा। जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये 3 टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, आपका करियर तो अच्छा बनेगा ही बनेगा आईटी में। बट स्टार्ट ऐसा नहीं था, राइट। मतलब कब तक की बात करूँ, 2012-13 तक मतलब मैंने जब मेरा जर्नी स्टार्ट किया था आईटी का, तो उस टाइम भी जावास्क्रिप्ट डेवलपर को, मतलब जावास्क्रिप्ट जिसको आता है उसको डेवलपर मानते ही नहीं थे लोग। उस टाइम में एचटीएमएल सीएसएस और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट आता था मुझे, तो मुझे डेवलपर नहीं बोलते थे। मेरे बैकएंड टीममेट जो है मतलब चिढ़ाते थे कि भाई तू कहाँ का डेवलपर हो गया, तू तो एचटीएमएल सीएसएस पे काम करता है, तू तो डिजाइनर है, टॉन्टिंग बनाते थे ऐसे, ठीक है। पहले ये डिस्कस करेंगे ये क्यों आ गया, जावास्क्रिप्ट की क्या जरूरत होगी, ऐसी क्या चीज आन पड़ी कि ब्रेंडन को सोचना पड़ा, है ना। ये नाम मुझे भी याद नहीं रहते, राइट। तो कुछ भी जुगाड़ करके रखता हूँ मैं याद, जैसे कि न्यूजीलैंड का मेरा फेवरेट बैट्समैन ब्रैंडन मैकुलम, और सबको रिच बनना है तो रिच का आर निकाल के इच, ऐसे मैंने कुछ याद रखा है, राइट। ये पूछेगा नहीं कोई आपको इंटरव्यू में, बट अच्छा होता है ना, नॉलेज होगा तो एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ मैं। आप कहीं भी फॉर्म बनाते हो, लाइक फॉर्म साइन अप करते होगे, किया होगा बहुत सारे, हमने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए होंगे, एग्जाम्स दिए बहुत सारे, राइट। बहुत सारे पोर्टल्स है जहाँ पे भी हमने हमारा अकाउंट ओपन किया है। नेटफ्लिक्स का अकाउंट ओपन करें मान लो, अब नेटफ्लिक्स का अकाउंट में तो सिर्फ एक ही होता है कंट्रोल, बट हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे 2-3 कंट्रोल है। ये आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, ये क्या कर रहा है, इतने कंट्रोल्स पूछ रहा है आपको टू क्रिएट न्यू अकाउंट, है ना। साइन अप भी होता है ना, नया अकाउंट क्रिएट करो मतलब, राइट। फेसबुक पे बना दो, कहीं पे भी आप अकाउंट, राइट। तो ये मान लो पहला कंट्रोल आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एंड दिस इज कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब होता क्या है कभी कभी कि इसमें से बहुत सारी चीजें मैंडेटरी होती है ना, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, चारों मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब क्या हो गया कि ये चार चीजें क्या करनी है, आपको फिलअप करनी है, अदरवाइज आपका अकाउंट क्रिएट, अदरवाइज आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। नहीं, राइट। या फिर यहाँ पे कुछ वैलिडेशंस होते हैं, जैसे कि वैलिडेशंस माने ईमेल की जगह क्या होना चाहिए, ईमेल ही होना चाहिए, प्रॉपर ईमेल होना चाहिए, मतलब वहां पे @ चाहिए, डॉट चाहिए, @ और डॉट के बीच में एटलीस्ट 3 to 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए, डॉट के बाद भी एटलीस्ट यहाँ पे एटलीस्ट 2 कैरेक्टर तो होने चाहिए ना, .in, .us, .uk, .com, राइट। तो ये प्रॉपर इस तरह से अगर आपने डेटा फिलअप किया है तो ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, राइट। मैंने मान लो ये ईमेल आईडी ऐसे लिख दिया, तो ये तो गलत ईमेल आईडी है, राइट। जिस प्लेटफॉर्म पे हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करने वाला है वापस, तो ईमेल आईडी अगर गलत डाल दिया तो कांटेक्ट कैसे होगा, होगा क्या करेक्ट, कांटेक्ट होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो फिर गलत ईमेल आईडी का यूज करके अकाउंट क्रिएट होना चाहिए क्या, नहीं सर। नहीं होना चाहिए, राइट।
या फिर यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, राइट। कांटेक्ट नंबर की जगह पे मैंने गलती से क्या कर दिया, ईमेल आईडी डाल दिया, और ईमेल की जगह पे क्या किया मैंने, कांटेक्ट नंबर डाल दिया। कॉन्टेक्ट ये नंबर। ऐसे डिटेल्स के साथ, इनवैलिड डिटेल्स के साथ अकाउंट क्रिएट होना चाहिए क्या? नो ना, नहीं। नहीं होना चाहिए ना भाई, राइट। ये मतलब ईमेल सेंड करेगा और ईमेल पे वो कॉल करेगा, ऐसा होगा फिर, है ना। हम्म, या फिर जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम मतलब किसी भी पर्सन का नाम है, किसी भी, मतलब ये दुनिया में किसी भी कंट्री में जाओ, नेम के अंदर कभी नंबर आएगा क्या? नहीं नहीं आएगा ना, राइट। ऐसा नेम आया 1 2 नहीं 3 नहीं 4, आएगा। ऐसे नाम नहीं होगा, राइट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे नहीं होगा, राइट। मतलब यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट्स ही होंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे गलती से नंबर डाल दिया तो ये फॉर्म वैलिड है क्या अभी? क्या नहीं मतलब, करेक्ट है, बट फर्स्ट नेम में मैंने क्या किया, नंबर, राइट। तो कंट्रोल इस डेटा के साथ क्रिएट होना चाहिए क्या अकाउंट? नहीं, राइट। बट ये चेक करेगा कौन? कोई तो चेक करने वाला भी चाहिए ना यहाँ पे। डेटा तो हम एंटर कर रहे हैं, हम गलती करें, हमारी गलती तो मतलब नॉर्मल इंसान को खुद की गलती कभी नहीं दिखती, करेक्ट ना। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने डेटा एंटर कर दिया, मैंने डेटा गलत एंटर किया, मुझे थोड़ी पता है गलत है। मुझे यहाँ पे कोई ना कोई तो चाहिए जो आपको यहाँ पे मैसेज दे दे, राइट। यहाँ पे कुछ मैसेज दे दे रेड कलर में, इनवैलिड। मुझे अगर कोई यहाँ पे मैसेज देगा ना कि भाई ये जो आपने फर्स्ट नेम एंटर जी किया है, सर। हेलो। फर्स्ट नेम, तो हम क्या करेंगे हाँ उसको? सर। हाँ, यस। सर मैंने थोड़ा देर लेट ज्वाइन होगा सर। हेलो। सर थोड़ा लेट ज्वाइन होगा बोला मैं। हाँ ठीक है, ऐसे कुछ ज्यादा खास तो नहीं सर हुआ। थोड़ा सा रेकॉर्डिंग फास्ट शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे इस नंबर के साथ डेटा अगर मैंने मतलब फर्स्ट नेम में नंबर डाल दिया, तो मुझे यहाँ पे अगर कोई बताएगा दिस इज इनवैलिड फर्स्ट नेम, राइट। प्रॉपर अगर वहां पे मैसेज पे आता है मेरे को कि फर्स्ट नेम शुड इंक्लूड ओनली अल्फाबेट्स, इट शुड नॉट इंक्लूड नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ऑल, तो मुझे समझ में आएगा कि मैंने क्या गलती किया और मैं उसको क्या करूंगा, करेक्ट करूंगा, राइट। तो ये बताने वाला यहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि ब्राउजर जो था ना, ये ब्राउजर ही है ना अपना, जहाँ पे ये मैं यूज कर रहा हूँ ये एप्लीकेशन, या जहाँ पे हम हमारा एचटीएमएल फाइल रन करते हैं बेसिकली, राइट। तो हमारा एचटीएमएल फाइल कहाँ पे रन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है रन? ब्राउजर पे। ब्राउजर में रन हो रहा है, राइट। तो ब्राउजर में तो सिर्फ दो ही चीजें थी, मतलब वेब में सिर्फ दो ही चीजें थी फ्रंट एंड में, एचटीएमएल सीएसएस। और ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है ना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो, और दूसरा तो कैस्केड स्टाइल्स ही थे, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जो भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है दो एप्लीकेशन का। जो भी हम एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, राइट, वेब एप्लीकेशन, एंड दिस वेब एप्लीकेशन में दो पार्ट होते हैं। कौन से कौन बताएगा? एक होता है फ्रंट एंड एक पेज, है ना, वो, बैकएंड। राइट। और दूसरा होता है, बैकएंड। तो पहले तो फ्रंट एंड में सिर्फ दो ही चीजें थी, एचटीएमएल सीएसएस, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। तो ये जो इस जो फॉर्म कंट्रोल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फॉर्म कंट्रोल्स। ये फॉर्म होता है और इसके अंदर जो एक एक कंट्रोल होता है उसको फॉर्म कंट्रोल कहते हैं। और फॉर्म कंट्रोल के अंदर का डेटा करेक्ट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए कहते हैं वैलिडेशन, राइट। उसको कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन, राइट। क्या कहते हैं, फॉर्म वैलिडेशन, राइट। तो फॉर्म वैलिडेशन करने के लिए फ्रंट एंड के पास या ब्राउजर के पास कुछ भी नहीं था, राइट। दे डोंट हैव एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और बैकएंड तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भरा पड़ा था, राइट। बैकएंड में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, जैसे कि उस टाइम की सबसे फेमस लैंग्वेज जो कि आज भी है, जावा, फिर डॉट नेट, राइट, फिर पीएचपी, उस टाइम भी था, अभी भी है पीएचपी, अभी भी चलता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो ये बैकएंड लैंग्वेज थी, राइट। पूरा बैकएंड का कोड यहाँ पे होता था।
राइट। बैकएंड मतलब एक सर्वर होता है, सर्वर पे हमारा बैकएंड होता है। सर्वर मतलब वो इज सर्विंग अवर एप्लीकेशन, राइट। मतलब समझने के लिए हम कहते हैं इसको सर्वर मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर। वो कुछ हद तक थोड़ा गलत भी हो सकता है, बट समझने के लिए वो इजी है। सर्वर मतलब एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, जिस कंप्यूटर में हमने क्या किया है, हमारा बैकएंड बैकएंड वहां पे रखा है, राइट। हमारा बैकएंड वहां पे चल रहा है। और ये सर्वर मतलब एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, ऐसा समझने के लिए कह रहा हूं मैं, जो कि करेक्ट नहीं है। सर्वर मतलब क्या है, कोई सर्विंग, सर्वर मतलब है ना सर्विस, जो हमें कुछ सर्विस दे रहा है, बैकएंड की सर्विस दे रहा है, उसको हम कहेंगे सर्वर, राइट। तो ये सर्वर के ऊपर हमारा बैकएंड का कोड होता था, राइट। अब बैकएंड का कोड में जावा डॉट में पीएचपी में, अब ये बैकएंड का कोड सर्वर कहीं भी हो सकता है दुनिया में। मान लो उस टाइम 1995 में हमारे यहाँ पे तो उतना था नहीं आईटी का। आईटी कब से स्टार्ट हो गया, अराउंड 1988, राइट, जब राजीव गांधी पंत प्रधान हुए थे पहले, उस टाइम से स्टार्ट हुआ था। तो उतना ग्रोथ नहीं था उस टाइम आईटी का अपने इंडिया में। तो सारे सर्वर्स पड़े थे कहाँ पे, यूएस यूके में। उस सर्वर पे हमारा पूरा कोड हुआ था बैकएंड का। तो अगर मैं इंडिया में बैठ के कोई वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, अब ये उस टाइम की बात है जहां पे 2G था, राइट। मशीन्स थे फर्स्ट जनरेशन, P1 P2 P3 प्रोसेसर थे। मतलब उस टाइम के कंप्यूटर में मैंने पहला मूवी देखा था स्पाइडरमैन, तो 5 मिनट के बाद मशीन हैंग होता था, क्योंकि वो वीएफएक्स जो होते थे ना उस मूवी के, राइट, पहली बार वहीं पे देखे थे वीएफएक्स। तो सपोर्ट नहीं होते थे हम, P4 कंप्यूटर में भी सपोर्ट नहीं होते थे। मतलब पूरा कंप्यूटर बंद करना पड़ता था, फिर 10 मिनट के बाद वापस चालू करना पड़ता था, और ऐसे 10-10 मिनट का ब्रेक ले लेके हम मूवी देखते थे। मतलब हार्डवेयर उतने बढ़िया नहीं थे जैसे आज है, i3 i5, राइट। 16 GB 32 GB रैम है, एसएसडी आया है, अभी तो एसएसडी आया है, राइट। उस टाइम तो एसएसडी भी नहीं था, एचडीडी था, हार्ड डिस्क बहुत स्लो थे वो हार्ड डिस्क। इंटरनेट भी 2G था, मशीन स्लो, इंटरनेट स्लो। फॉर्म मैंने इंडिया में ओपन करके रखा है, सर्वर है यूएस में। अब यहाँ पे होता क्या है कि मैंने फर्स्ट कंट्रोल में यहाँ पे कुछ डाला, लास्ट नेम में डाला, ईमेल में डाला, और कॉन्टेक्ट में डेटा डाला। तो ये सारा डेटा हमारा ब्राउजर यहां से लेके जाता था कहाँ पे, सर्वर के पास। कहाँ पे लेके जाता था, सर्वर के पास, राइट। अब सर्वर कहाँ पे है पता नहीं, ठीक है। मैं मेरे होम टाउन में मान लो सर्वर मुंबई में, राइट, या दिल्ली में है, कोलकाता में, चेन्नई में, कहीं पे भी होगा। फिर भी मेरे सिटी से उस सर्वर पे क्या जाएगा, एक रिक्वेस्ट जाएगा इस डेटा का। और सबसे पहले मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये सर्वर चेक करेगा कि भाई जो भी डेटा आ रहा है वो करेक्ट है क्या, मतलब फर्स्ट नेम जैसा होना चाहिए वैसा है क्या, लास्ट नेम में जो होना चाहिए डेटा वो है क्या, ईमेल में ईमेल ही चाहिए, वो भी ईमेल करेक्ट है क्या, वैलिड है क्या। वहां पे एट द रेट भी चाहिए, डॉट भी चाहिए, डॉट के बाद 2 नंबर्स चाहिए, 2 कैरेक्टर्स चाहिए एटलीस्ट, एट द रेट और डॉट के बीच में भी एटलीस्ट 3 to 4 कैरेक्टर्स चाहिए। राइट। और सर्वर चेक करता था पहले, सर्वर चेक करके फिर अगर करेक्ट है डेटा तो सर्वर क्या करता था, नेक्स्ट प्रोसेस करता था। क्या प्रोसेस होती थी उसकी नेक्स्ट, ही विल क्रिएट अकाउंट फॉर अस, राइट। सर्वर क्या करेगा फिर, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा उसका, पहले सर्वर के पास जाएगा डेटा, राइट। डेटा अगर करेक्ट है तो भाई मिल गया ग्रीन सिग्नल, और सर्वर ने क्या किया, आपका अकाउंट 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 क्रिएट अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। अब सर्वर ने चेक किया कि भाई यूजर नेम में तो 1234 है, ईमेल में 1234 है, और कॉन्टेक्ट में ravi@gmail है, वो भी इनकम्प्लीट है। मतलब डेटा वैलिड है क्या यहाँ पे फॉर्म का, नहीं। नहीं है। तो यहाँ पे फिर आपको वो एरर मैसेज देता है, अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा सर्वर, क्या करेगा, आपको थ्रो करेगा एरर, राइट, इनवैलिड डेटा। तो यार डिटेल में देखा कि इनवैलिड फर्स्ट नेम, इनवैलिड ईमेल, इनवैलिड, राइट। हर एक एक मैसेज देगा आपको कि आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा क्योंकि आपने करेक्ट डेटा यहाँ पे एंटर नहीं नहीं किया है। Right? और मतलब इंसान के पास तो पेशेंस नहीं होते है ना, जनरली जब भी आप हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, कुछ करते हैं, थोड़ा सा भी अगर क्या हो रहा है, वीडियो स्ट्रीम नहीं हो रहा है, राइट, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे कोई वेबसाइट के ऊपर वापस इंसान नहीं जाएगा दोबारा। गूगल कहता है कि जो भी आपका वेब एप्लीकेशन है वो विद इन 3 सेकंड क्या होना चाहिए, लोड होना चाहिए, ब्राउजर में दिखना चाहिए। अब 3 सेकंड तो बहुत आइडियल हो गया,
हम डेवलपर लोग 5 सेकंड पकड़ के चलते हैं कि 3 सेकंड में नहीं होता है, बट एटलीस्ट 5 सेकंड में तो हमारा एप्लीकेशन लोड होना चाहिए। ओके, मतलब यहाँ पे सब टाइम से रिलेटेड चीज है ना, टाइम इंपॉर्टेंट है सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। राइट, तो यहाँ से डेटा गया सर्वर के पास, सर्वर ने मान लो 1 मिनट ले लिया, राइट, या फिर 30-40 सेकंड्स लिए, 40 सेकंड के बाद भेज रहा है एरर। फिर उसने क्या किया, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, जो फर्स्ट नेम है उसको मैंने क्या किया, करेक्ट कर दिया। राइट, जो फर्स्ट नेम है, मुझे मैसेज क्या आया कि भाई इनवैलिड, इनवैलिड फर्स्ट नेम, वैलिडेशन। मैंने करेक्ट कर दिया। राइट, ठीक है, फिर मैंने वो साइन अप किया। राइट, फर्स्ट नेम क्लिक है, लास्ट नेम क्लिक है, वापस एरर भेजा उसने, कौन सा, इनवैलिड ईमेल। राइट, मैंने ईमेल भी करेक्ट कर दिया, जीमेल। राइट, वापस मैंने साइन अप किया, वापस वो एरर भेज रहा है कि भाई इनवैलिड। जीमेल। राइट, उसके बाद मैंने साइन अप किया, अब चेक हो गया, अब इसके बाद मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। बट इसमें कितना टाइम गया, बहुत सारा। राइट, 1995 के हिसाब से बहुत सारा टाइम गया, क्योंकि सब चीजें स्लो, मशीन स्लो, इंटरनेट स्लो। तो फिर यहाँ पे बहुत सारा टाइम जाता था, बहुत सारे लोग फिर छोड़ देते थे, अकाउंट क्रिएट नहीं करते थे। फिर अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है मतलब आपके वेब एप्लीकेशन का ट्रैफिक कम हो रहा है, ट्रैफिक कम हो रहा है मतलब अल्टीमेटली बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है, बिजनेस कम हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने का सोचा किसने, किस भाई साहब ने, ब्रैंडन ब्रैंडन। ये सोचा कि ये जो भाई वैलिडेशन है, राइट, वैलिडेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि जिसको हम बैकएंड में रखें। अगर समहाउ ये चीजें अगर ब्राउजर के अंदर ही हो रही है, मतलब ब्राउजर ही खुद से क्या करके दे रहा है, आपका फर्स्ट नेम चेक करके दे रहा है, लास्ट नेम चेक करके दे रहा है, ईमेल चेक करके दे रहा है, कॉन्टेक्ट चेक करके देता है, मतलब इनडायरेक्टली ब्राउजर ही आपका पूरा का पूरा फॉर्म क्या करके दे रहा है, वैलिडेट। वैलिडेट करके दे रहा है। करेक्ट, वेरी गुड, एग्जैक्ट वर्ड है ना, आपका फॉर्म ब्राउजर क्या करके दे रहा है, वैलिडेट करके दे रहा है। ब्राउजर ही बता रहा है, यहीं पे ब्राउजर के अंदर ही बता रहा है कि ये गलत है, ये गलत है, सब करेक्ट कर दिया, तो वो बता रहा है कि हाँ करेक्ट है सारी चीजें, अब क्या करो, साइन अप करो। तो टाइम तो नहीं लगेगा ना, राइट, क्योंकि अब वैलिडेशन कहाँ पे हो रहा है फॉर्म का, ब्राउजर। राइट, मतलब मैं वार्जे में रहता हूँ, राइट, और वार्जे में रहने के बाद अभी बारिश हो रही है, तो बहुत कुछ अच्छी चीजें खाने का मूड होता है, हेल्दी फूड जैसे कि पिज्जा, बर्गर। अब मैंने ऑर्डर कर दिया, राइट, तो मेरा जो ऑर्डर है वो अगर विमान नगर के आउटलेट पे जाएगा, है ना, आउटलेट हर जगह पे डोमिनोज के, तो मुझे क्या 30 मिनट में पिज्जा मिलने वाला है क्या, पुणे के ट्रैफिक में तो 2.5 घंटे पकड़ के चलो विमान नगर टू आर, है ना, बारिश में तो, राइट। तो वहां पे भी उन्होंने कोड ऐसा रखा है, राइट, कि भाई बंदा जिस लोकेशन से ऑर्डर दे रहा है ना, उसी लोकेशन से एक 20-10-15 किलोमीटर की रेंज में जो नजदीकी आउटलेट है वहां पे क्या होगा, आपका पिज्जा का ऑर्डर जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है वहां पे भी। तो यहाँ पे हमारा टाइम बहुत सारा सेव हो रहा है, क्यों, क्योंकि अब सारे वैलिडेशन कहाँ पे हो रहे हैं, हाँ तो फिर भी वैलिडेशन में। ब्राउजर के अंदर हो रहा है, बट ब्राउजर के अंदर क्यों हो रहा है, अपने आप थोड़ी होता है क्या, है ना, नहीं, है ना, क्योंकि ब्रांड निश ने क्या बनाया है, जावास्क्रिप्ट बनाया है। जावास्क्रिप्ट रन होता है ब्राउजर के, राइट, राइट। अब ये सब कहाँ की बातें कर रहे हैं हम, 1995 की, राइट। तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे रन होता था उस टाइम, इनसाइड ब्राउजर। ब्राउजर। जावास्क्रिप्ट कैन रन इनसाइड ब्राउजर ओनली, जावास्क्रिप्ट कैन रन इनसाइड ब्राउजर ओनली, राइट। बट ये कब की बात, 1995। 1995। and browser can understand only one language, vice versa. Browser only one language, that is JavaScript, right? इसलिए वेब में या फ्रंट एंड में मोनोपोली है, इसकी मोनोपोली कहते हैं ना इसको, जावास्क्रिप्ट की, क्योंकि ब्राउजर पे कोई और लैंग्वेज रन नहीं होता। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं,
राइट। माइक्रोसॉफ्ट ने कोई तो एक लैंग्वेज निकाला था, ब्लाजर या ब्लेजर समथिंग, कुछ में पता नहीं है, डॉट नेट किसके साथ कनेक्शन था उसका, बट उतना सक्सेस नहीं है। और अगर आज से कोई सोचेगा नहीं कि जेएस को हम रिप्लेस करेंगे कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कम 20-25 साल जाएंगे उसमें भी। मतलब हमारा करियर सिक्योर है ना। अभी यहाँ से हम 20-25 साल ही काम करने वाले हैं, उसके बाद तो रिटायरमेंट लेंगे, 40-45 को तो रिटायरमेंट लेना चाहिए, राइट। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट आ गया, राइट। अब ये चीज भी समझना जरूरी है, क्यों जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के अंदर ही चलता है, ब्राउजर के बाहर क्यों नहीं चलता, या फिर ब्राउजर को सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझ में क्यों आता है। बिकॉज एवरी ब्राउजर हैज इट्स ओन जावास्क्रिप्ट इंजन। ब्राउजर हैज इट्स ओन JS इंजन, राइट। हर ब्राउजर के पास क्या है, जावास्क्रिप्ट का खुद का जावास्क्रिप्ट इंजन, राइट। Engine. इसीलिए जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के अंदर रन होता है। पेट्रोल का कार है तो उसमें पेट्रोल डालोगे, डीजल नहीं चलेगा ना। क्यों? क्योंकि उस कार का इंजन कौन सा है, पेट्रोल इंजन है ना। इंजन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, पेट्रोल इंजन है, राइट। अभी और इलेक्ट्रिक निकल गया, और डीजल इंजन पेट्रोल इंजन रहता है। हाइब्रिड भी होते हैं बहुत सारे, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल। तो ब्राउजर में अगर जावास्क्रिप्ट इंजन है तो पाइथन डालोगे तो चलेगा, रन करोगे तो नहीं चलेगा ना। जैसे कि जब ब्रेंडन ने पहली बार नेटफ्लिक्स कर रहा हूँ है ना, नेटस्केप के लिए ब्राउजर इंजन बनाया था, तो उसका नाम था स्पाइडर मंकी, स्पाइडरमैन नहीं, मंकी, ठीक है। सॉरी, स्पाइडर मंकी नहीं था, कंफ्यूज हो गया मैं भी, राइट। मैं चेक करके बताता हूँ, शायद चक्रा था, चक्रा या स्पाइडर मंकी, दोनों में से था। पर ये जो चक्रा है, ये चक्रा भी माइक्रोसॉफ्ट वाले यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर था पहले, अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, अब कौन सा है, एज, ठीक है, राइट। ब्रैंडन ने कौन सा इंजन बनाया था, मैं कंफ्यूज हूँ अभी थोड़ा, है ना, गलत नहीं बताऊंगा मैं, नहीं है तो नहीं है, पता मेरे को याद नहीं है, कल बता दूंगा, या फिर आप गूगल सर्च करके मेरे को बता दो, ठीक है। उसके बाद फायरफॉक्स है ना, फायरफॉक्स के पास स्पाइडरमैन की, राइट। और उसके बाद अपने गूगल बाबा ने अराउंड, राइट, गूगल क्रोम शायद 2009 8 9 क्रोम 10 शायद। राइट, वहीं पे आया था। तो उन्होंने बनाया था वीडियो क्लिप, राइट, एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन। तो हर एक की अलग अलग स्टोरी, राइट, एक एक स्टोरी बताते जाऊंगा तो एक एक दिन खत्म, मतलब पूरा नहीं होगा, एक एक सेशन लगेगा। तो गूगल ने क्रिएट क्यों बनाया कि गूगल मैप जो अभी हम यूज करते हैं, वो बहुत पहले से उनका एक प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट था। और इनका ब्राउजर नहीं था, तो दूसरे ब्राउजर के जावास्क्रिप्ट इंजन पे क्या होता था कि मैप सही से नहीं चलता था, मतलब बहुत स्लो चलता था, लोग ज्यादा यूज नहीं करते थे। तो फिर मैप अच्छे से कैसे चलना चाहिए, उस हिसाब से इन्होंने क्या किया, अपना खुद का जावास्क्रिप्ट इंजन बनाया V8, और अपना खुद का क्या किया, ब्राउजर बना दिया गूगल क्रोम। और ये V8 आने की वजह से जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हो स्टार्ट हो गए 2009 से। मतलब वहां पे गूगल ने एंगुलर जेएस निकाला 2010 में, वो चला नहीं। फिर 2010 में ही सर्वर साइड, मतलब अभी जो मैंने कहा था आपको, राइट। अभी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको समझ में ना आए, राइट, बस कंफ्यूज मत होना, ये बहुत बार हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देखो, नोट्स निकालो, याद रहेंगे धीरे धीरे। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि सर्वर के पास सिर्फ गिने चुने 3-4 लैंग्वेजेस थे, जावा, डॉट नेट, PHP, राइट। जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर के अंदर चलता था। तो फिर 2010 में क्या हुआ कि इस एक बंदे ने क्या किया, ये सबसे पावरफुल इंजन है V8, तो उसने क्या किया, V8 इंजन निकाला गूगल क्रोम से बाहर, और उसको डाल दिया वहां पे, कहाँ पे, सर्वर से, राइट, सर्वर पे डाल दिया, और सर्वर पे वो इंजन चल पड़ा। सर्वर पे कौन सा इंजन चल पड़ा, V8। Creative. V8 इंजन चल पड़ा, राइट। अब इंजन चल रहा है सर्वर पे, मतलब इनडायरेक्टली मतलब क्या होगा, JSB
जेएसपी क्या होगा, कहाँ पे चलेगा? सर्वर Run on server side. सर्वर साइड पे सर, सर्वर मतलब अपना बैकएंड, राइट, सर्वर से कंप्यूटर। अपना Back. फ्रंट एंड। तो ये सारी चीजें 2010 से स्टार्ट हो गई। फिर रिएक्ट आ गया 2013 में। फिर एंगुलर जेएस नहीं चला गूगल का, तो फिर उन्होंने एंगुलर जेएस बंद किया। 2016 में उन्होंने फिर एंगुलर निकाला, एंगुलर करके एंगुलर 2 करके नया फ्रेमवर्क वो करेंगे उस टाइम, जब हम एंगुलर स्टार्ट करेंगे उस टाइम बताऊंगा उसकी स्टोरी। तो इस तरह से अब क्या हो गया कि जावास्क्रिप्ट धीरे धीरे ग्रो होने लगा, राइट। वो पहले सिर्फ छोटी मोटी चीजों के लिए आता था, फॉर्मेटेशन, फिर वेबसाइट में एनिमेशन, राइट। बहुत सारे वेबसाइट होते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट है, राइट, कहाँ पे भी जाओ आपको स्लाइडर्स दिखते हैं, एनिमेशन दिखते हैं बहुत सारे, है ना। तो जैसे फ्लिपकार्ट, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है भाई, बाद में करते हैं, राइट। क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, इमेजेस। यस सर। तो ये सारी चीजें कौन करता है, एनिमेशन वगैरह, राइट। जेएस भी करता है, बट जेएस के साथ सॉरी सीएसएस भी करता है एनिमेशन, बट सीएसएस के साथ कौन करेगा, जेएस। जावास्क्रिप्ट। JS। JS. 586 345, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट में जाता हूँ मैं, ऐसे मैंने कार्ट में कुछ ऐड करके रखा है। ओके, तो ये सबसे बेहतर मोबाइल बड़े लोग यूज करते हैं, पॉलिटिशियन जैसे, क्यों, क्योंकि ठीक है, जान दो। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स है, राइट। ये पेज का देखो यूआई कैसे दिख रहा है, कौन से पेज पे है हम अभी, न्यू कौन सा कार्ड। पेज? New card. व्यू कार्ड का ये देखो, यूजर एक्सपीरियंस देखो, मतलब यूआई देखो क्या है। यहाँ पे ढेर सारे प्रोडक्ट है, ठीक है। सबसे पहला है सैमसंग M30, राइट। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, रिमूव को क्लिक कर रहा हूँ, एक पॉपअप आ गया, राइट। क्योंकि जब भी आप किसी चीज को रिमूव करते हो तो पहले कंफर्मेशन लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि गलती से भी क्लिक हो सकता है। हो बट मैंने सकता ये, है। मुझे रिमूव करना है, आउट ऑफ स्टॉक है तो रिमूव कर देते हैं, रिमूव किया, राइट। देखो वो पूरा का पूरा एक रो क्या हो गया यहाँ से, Remove हो चला, गया. गायब हो गया सर। ये भी रिमूव करता हूँ मैं इसको, रिमूव हो गया, राइट। ये भी मतलब सारी चीजें रिमूव करते हैं, रिमूव, इसका रिमूव किए, रिमूव, रिमूव, राइट। देखो एक दो चार बटन के क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है, ये पॉपअप भी दे रहा है आपको बढ़िया कि भाई किस प्रोडक्ट को आपने रिमूव किया है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इमेज आ गया है, क्या इमेज आ गया, योर कार्ट इज एम्प्टी। वी आर इन सेम पेज, वी आर ऑन सेम पेज, अभी भी हम सेम एचटीएमएल पेज पे है, बट बटन के क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका यूआई Change हो रहा. चेंज हो रहा है, राइट। और इसी को कहते हैं जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन, इसको कहते हैं डॉम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। और इसको कहते हैं मैनिपुलेट, डॉम मैनिपुलेशन। मतलब बटन के क्लिक के ऊपर यूआई चेंज हो रहा है, डॉम मतलब एचटीएमएल होता है, उसको जावास्क्रिप्ट में डॉम कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये टेंशन मतलब डॉम वाला अपना कम से कम 15 दिन चलता है सेशन, हर एक चीज हम डिटेल में डिस्कस करना होगा, है ना। यहाँ से 4 महीने अपना जेएससी चलने वाला है। तो कुछ अगर नए वर्ड आप देख रहे हो, सुन रहे हो, नोट डाउन करो, ये पक्का मैं आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये स्टार्ट हो गया तब फॉर्म वैलिडेशन से, जेएस हमारा कहाँ पे स्टार्ट हुआ, फॉर्म वैलिडेशन से। फिर उसके बाद ये डॉम मैनिपुलेशन आ गया, राइट, मतलब एनिमेशन आ गया, डॉम मैनिपुलेट करना आ गया। तो धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व मतलब ग्रो होते गया, और फ्रंट एंड में चीजें बढ़ती गई। पहले फ्रंट एंड में क्या था कि सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस लिखो, यूआई बनाओ, तो बाकी सारा जो मतलब मेन बिजनेस लॉजिक है, फंक्शनलिटी जो हम कहते हैं, वो था कहाँ पे, बैकएंड में था, सर्वर साइड था। और धीरे धीरे चीजें क्या हो गई, फ्रंट एंड में आने लगी, राइट। डॉम मैनिपुलेशन आ गया, फॉर्मेलिटेशन आ गया, एनिमेशन आ गए, राइट। तो ये इस तरह से जावास्क्रिप्ट क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, राइट। फिर 2010 के बाद तो चीजें चेंज हो गई, खोलो मत रहा. नोड.जेएस आ गया, राइट। नोड.जेएस मतलब बेसिकली इसको बहुत सारे लोग फ्रेमवर्क कहते हैं, बट ये फ्रेमवर्क नहीं है,
क्योंकि फ्रंट एंड में हमारा जावास्क्रिप्ट रन होता है, मतलब ब्राउजर पे हमारा जावास्क्रिप्ट रन होता है। क्यों रन होता है? बिकॉज ऑफ इंजन। जावास्क्रिप्ट इंजन, राइट। Yes, engine. तो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो एनवायरनमेंट कहाँ पे है? ब्राउजर के अंदर है। एनवायरनमेंट मतलब यहाँ पे मैं जेएस इंजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एनवायरनमेंट मतलब अपना जो नेचर का एनवायरनमेंट है Yes, उसकी बात नहीं। engine. एनवायरनमेंट मतलब, राइट, एनवायरनमेंट मतलब जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर एनवायरनमेंट में रन Engine. होता है। क्यों? क्योंकि एवरी ब्राउजर हैज इट्स ओन जावास्क्रिप्ट इंजन, राइट। इंजन होता है इसलिए जावास्क्रिप्ट रन होता है, राइट। तो नोड.जेएस मतलब क्या है कि किसी एक बंदे ने क्या किया, जो क्रोम का इंजन है। क्रोम का कौन सा इंजन है? गूगल क्रोम। नहीं, क्रोम का इंजन कौन सा है? weird V8 राइट, ये जो कहा हमने, है ना। तो किसी एक बंदे ने क्या किया, ये क्रोम इंजन निकाला, राइट। उसका भी नाम है रियान। उसका प्रोनाउंसिएशन सरनेम का पता नहीं है, मैं लिख देता हूँ, आप ही बता देना। रियान डाल, रियान डाल, जो भी है। तो इसने क्या किया, क्रोम का ही इंजन निकाला और उसको सर्वर पे डाल दिया। मतलब जो ब्राउजर के लिए, मतलब जो ब्राउजर के अंदर एनवायरनमेंट था जावास्क्रिप्ट का, वो एनवायरनमेंट उसने कहाँ पे सेट कर दिया? कहाँ पे सेट कर दिया? सर्वर के ऊपर। सर्वर पे set कर दिया, राइट। तो अब जावास्क्रिप्ट क्या हो रहा है? नॉन ब्राउजर एनवायरनमेंट में भी चल रहा है। पहले सिर्फ ब्राउजर में चलता था, ब्राउजर एनवायरनमेंट में चलता था। क्यों? क्योंकि ब्राउजर के पास इंजन था, जेएस इंजन था, इसलिए वो ब्राउजर एनवायरनमेंट में चलता था। अब नॉन ब्राउजर एनवायरनमेंट में भी चलता है। क्यों? क्योंकि जो ब्राउजर का इंजन है वो रियान ने निकाल के वो अब वो सर्वर पे रन करता है, राइट। उसके लिए उसने अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया नोड के लिए। मतलब नोड जो लिखा है वो सी शार्प ने लिखा है, C++ में लिखा है, पाइथन कॉपी स्क्रिप्ट भी वहां पे यूज हुआ है बहुत सारा। ये इस तरह से जावास्क्रिप्ट ग्रो हो रहा है। और जावास्क्रिप्ट यूज करने का बेनिफिट क्या होगा एज अ डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर? हमारा क्या यहाँ पे मतलब बेनिफिट है? तो जेएस अगर आप अच्छा कर दे तो चार, जो कि हम 4 महीने में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइट। रियान भी वही कहता है कि भाई आप किसी चीज में परफेक्ट हो नहीं सकते, बट आप परफेक्शन के करीब जा सकते हो। इसका बहुत ही एक कोट है, फेमस कोट, उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं सेंड कर देता हूँ। तो हम पहले 4 मिनट जेएस पढ़ेंगे, जेएस के बाद हम जावास्क्रिप्ट का एंगुलर फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, और सारी चीजें सही रही, मतलब जेएस अच्छा रहा, एंगुलर फ्रेमवर्क भी अच्छा पढ़ा हमने। तो अब हमें प्रोग्रामिंग बैकएंड के लिए कोई और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे कि जावा, डॉट नेट, PHP। हम क्या पढ़ेंगे अब? नोड.जेएस। नोड.जेएस। यहाँ पे नोड.जेएस पढ़ेंगे। और जेएस अगर आपने अच्छा किया है तो 40 to 60 डेज में आप इतना नोड.जेएस पढ़ सकते हो जितना कि एक बैकएंड डेवलपर इंडस्ट्री में 1 साल काम करता है। उतना नॉलेज आपको पक्का मिल जाएगा। बट वही है कि आपको जेएस अच्छा करना पड़ेगा। जेएस के एटलीस्ट 3 इंटरव्यू, पूरे सिलेबस के ऊपर 3 इंटरव्यू होंगे, वो आपको अच्छे देने पड़ेंगे ना। 5 में से आपको एटलीस्ट 4 आपका क्या होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए। देन आपको इन कोर्सेज के लिए अलाउ किया जाएगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फी नहीं है। फ्रंट एंड के कोर्स में आप ये ऐड कर दिया। कंडीशन वही है कि जेएस अच्छा होना चाहिए बस। तो ये हो गया कुछ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं हम जेएस का, राइट। फिर जेएस कैसे धीरे धीरे बढ़ गया वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जेएस के ऊपर आया था एक लाइब्रेरी जेक्यूरी, जैसे कि अभी मैंने ये डॉम ऑपरेशन बताया, राइट। मतलब बटन के क्लिक के ऊपर यूआई चेंज हो रहा है, पॉपअप आ रहा है ना। तो वो कैसे होता है, राइट। मान लो इसको मैंने क्या किया, किसी एक प्रोडक्ट को मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, और एक कार्ट में जाता हूँ मैं, राइट। देखो कार्ट में क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है आपका, राइट। इसको रिमूव के क्लिक के ऊपर, इस बटन के क्लिक के ऊपर एक पॉपअप आ गया यहाँ पे। इसको क्लोज करने का भी ऑप्शन है, कैंसिल करने का भी ऑप्शन है, और आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, राइट। तो ये जो डॉम मैनिपुलेशन है, डॉम मैनिपुलेशन जेएस जावास्क्रिप्ट में ही होता था। बट इस चीज के लिए मालूम मुझे जावास्क्रिप्ट में अगर 20 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है तो जावास्क्रिप्ट में ही, जावास्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है जेक्यूरी, राइट। जेक्यूरी जो अपने को ये कोड 4 लाइन में विथ एनिमेशन
राइट, बहुत सारे इनबिल्ट एनिमेशन के साथ करके देता था। तो ये सबसे फेमस लाइब्रेरी था उस टाइम का, 2010 तक, जेक्यूरी, राइट। तो मैंने भी 2013-14 में किया है जेक्यूरी में काम, मतलब मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं था उस टाइम। तो मैंने पहले जेक्यूरी पढ़ा, फिर मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ा, उल्टा किया था मैंने। इससे मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हुआ उस टाइम। पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट की कोई भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पढ़ना चाहिए। बट ये आउटडेटेड हो गया, क्यों? क्योंकि 2010 में आया चेस, राइट। ये निकाला था किसने? गूगल, राइट। तो इसका कुछ मतलब उतना सही रिस्पांस नहीं मिला, राइट। मतलब डेवलपमेंट में इसका उतना, उसका कुछ उतना यूज नहीं हुआ। मतलब जो एप्लीकेशंस फास्ट होने चाहिए, डेटा बाइंडिंग होना चाहिए, राइट, वो नहीं हो रहा था। जैसे कि गूगल ही खुद कहता है कि एप्लीकेशन 3 सेकंड में होना चाहिए लोड ब्राउजर के अंदर, बट एंगुलर जेएस यूज करने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आती थी। एंगुलर जेएस में भी खुद की बहुत सारी दिक्कतें थी, डेवलपर भी परेशान होते थे। तो ये फ्लॉप हो गया उनका मॉडल। उसी बीच अपना मतलब क्या था, फेसबुक था, अब क्या है वो, मेटा, राइट। उन्होंने भी 2010 में एक लाइब्रेरी काम किया था, रिएक्ट जेएस, राइट, जो कि एक्चुअल में 2010 में रेडी था, राइट। बट थोड़ा सा ये लोग होशियार निकले मार्केटिंग में। उन्होंने क्या किया, 2010 से 2013 तक ये रिएक्ट जेएस उन्होंने इंटरनल प्रोजेक्ट के लिए यूज किया। उनका जो इंटरनल प्रोजेक्ट, जो कि अपना आपका फेसबुक। तो 2-3 साल काम करने के बाद उनको सारी चीजें पता चली, उसके प्रोज कॉन्स, है ना, सारी चीजें पता चलती है, अच्छी बुरी चीजें। फिर उन्होंने उसके ऊपर वर्क किया कि जो भी मतलब इसमें कौन से, उसको उन्होंने क्या किया, रिमूव किया। और 2013 में इन्होंने कर दिया लॉन्च इसको। 2013 में इन्होंने लॉन्च किया इसको, रिएक्ट जेएस को, मतलब ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स मतलब कोई भी फ्री में वो यूज कर सकता है, राइट। पूरी दुनिया रिएक्ट और एंगुलर को यूज करती है बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनाने में, है ना। कोई भी एप्लीकेशन लो, ये इन्हीं से बनता है, राइट। कोविड के टाइम में कोविड का गवर्नमेंट का वेबसाइट आया था, तो वो एंगुलर में था। या फिर और एक कोई तो प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे, जहाँ पे हम अपना टीडीएस, पीएफ से रिलेटेड कुछ चीजें होती है जो देखते हैं। अभी एप्लीकेशन का याद नाम नहीं है मेरे को, गवर्नमेंट का ही अपने, तो वो भी एंगुलर में ही बना है। तो 2013 में आ गया ये आपका रिएक्ट जेएस। बट रिएक्ट जेएस इज अ लाइब्रेरी, इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क इज ऑलवेज सुपीरियर देन लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क कभी भी बड़ा होता है लाइब्रेरी से, ये बात याद रखना। कोई भी बंदा अगर फ्रेमवर्क पे काम करता है, किसी एक फ्रेमवर्क पे अगर काम करता है 1.5-2 साल, तो वो किसी भी और टेक्नोलॉजी पे, किसी भी फ्रेमवर्क के लाइब्रेरी पे काम कर सकता है। पर किसी बंदे ने अगर लाइब्रेरी पे काम किया 1.5-2 साल, तो अब अगर उसका पोटेंशियल बहुत ही बढ़िया है, तो वो स्मूथली मर्ज कर जाएगा किसी और फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में। बट दिक्कतें होती है, तो इसीलिए फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये एंगुलर जेएस नहीं चला मार्केट में, राइट। सब लोगों ने टाटा बाय बाय कह दिया। फिर बड़ी कंपनी है तो उनका ईगो भी बड़ा होता है ना। तो गूगल ने क्या किया, फिर एक नई टीम बनाई सिलिकॉन वैली में, 40 या 42 समथिंग पीपल की टीम है एंगुलर की, राइट। 40 लोगों ने मिलकर एंगुलर बनाया, इसका नाम दे दिया उन्होंने एंगुलर 2, जो कि लॉन्च हुआ 2016 में। और जैसे ये रिएक्ट और एंगुलर आ गया ना भाई, अब ये तो डिबेट का सब्जेक्ट है कि कौन बढ़िया है और कौन नहीं है, राइट। अलग अलग ऐसे तो कंपेरिजन नहीं कर सकते कि ये अच्छा है ये बुरा है। बट एक चीज तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्रेमवर्क कभी भी बड़ा होता है लाइब्रेरी के मुकाबले, राइट। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने एंगुलर क्यों चीज सेलेक्ट किया है रादर देन रिएक्ट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रिएक्ट में बहुत ओपनिंग है, राइट। तो भाई बहुत ओपनिंग है तो कॉम्पिटिशन भी बहुत है। पूरे आप महाराष्ट्र की भी बात करो, इंडिया के लेवल पे जाके देखो, आपको एंगुलर के ऊपर ट्रेनिंग बहुत कम मिलेगी। मतलब जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, जैसे कि स्केलर है या फिर अपग्रेड वगैरह है, तो वो भी फुल स्टैक के नाम पे आपको रिएक्ट पढ़ाते हैं। कोई भी एंगुलर के अंदर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि रिएक्ट 45-60 डेज में खत्म हो जाता है। 45 डेज में मैक्स टू मैक्स खत्म हो जाता है, 35 to 45 डेज में, अगर आपका जावास्क्रिप्ट अच्छा है तो, राइट। इंपॉर्टेंट चीज, जावास्क्रिप्ट 2-3 महीने पढ़ना चाहिए। बट एंगुलर के लिए टाइम देना पड़ता है। एंगुलर कम से कम आपके 90 डेज लेगा समझने के लिए अच्छे से। अभी मार्केट में अगर 100 बच्चे आ रहे हैं फ्रंट एंड में, तो 90% लोग जा रहे हैं रिएक्ट में,
राइट। तो मतलब क्राउड कहाँ पे हो रहा है, रिएक्ट में हो रहा है। और पिछले 2 साल से मैं कहता हूँ स्टूडेंट को कि रिएक्ट मत करो चूज, जो कि मतलब फ्रेशर लोगों को भी कहता हूँ कि रिएक्ट मत करो कि भाई ये सैचुरेशन लेवल पे जाएगा। सैचुरेशन मतलब मार्केट की ओपनिंग तो उसी स्पीड से बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं है रिएक्ट डेवलपर इस पिछले साल 100 थे, आज 500 हो गए तो मार्केट के जॉब भी 500 हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मार्केट का जो उसका क्या है फ्लो है, उसी हिसाब से वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, ओपनिंग्स वगैरह जो होती है। बट सडनली क्या हो गया, ये लॉकडाउन के बाद तो फ्रंट एंड में बहुत सारे लोग आने लगे और सारे के सारे लोग रिएक्ट पे जा रहे हैं। तो इसीलिए रिएक्ट पे नहीं जाना है। ओपनिंग बहुत है, आप नौकरी पे देखोगे कि एंगुलर के 800 ओपनिंग है तो वहीं पे रिएक्ट पे 2000 ओपनिंग है। बट एंगुलर के 1500 बंदे हैं तो रिएक्ट के 50,000 बंदे हैं। ये डिफरेंस कोई नहीं देखेगा। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग मतलब यूट्यूबर ही कहते हैं कि रिएक्ट बहुत ईजी है, फ्रेशर के लिए रिएक्ट पढ़ो, एंगुलर बहुत ही डिफिकल्ट है। ये बहुत बड़ी बकवास है। रिएक्ट लाइब्रेरी पढ़ना बहुत ईजी है, बट रिएक्ट इकोसिस्टम अगर समझोगे तो एंगुलर के मुकाबले वो भी उतना ही डिफिकल्ट है। मतलब जो लर्निंग कर्व है ना, दोनों का सेम ही है, राइट। ऐसा कुछ है नहीं कि इजी डिफिकल्ट होता है, राइट। तो कुछ भी अगर डाउट है ना रिएक्ट जेएस छोड़ दो, राइट। आप एंगुलर में काम करोगे तो रिएक्ट पे कर सकते हो, लिख के देता हूँ मैं। और दूसरी चीज, एंगुलर में क्या होता है कि 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है आपका तो थोड़ा सा स्टार्ट में स्ट्रगल होता है आपको, राइट। मान लो 1 महीना 2 महीना लग सकता है आपको जॉब लगने में। बट अगर आपका एंगुलर में अगर क्या होता है, 4 से ऊपर एक्सपीरियंस चला जाता है ना, 4 या 5 से ऊपर एक्सपीरियंस चला जाता है एंगुलर का, तो फिर आप जो बोलोगे वो आपको पैकेज मिलेगा, राइट। किसी कंपनी में मान लो 10 ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है, ठीक है, एक ही ओपनिंग है, और वहां पे 100 बंदे आ गए, राइट। अब 100 में से 10 बंदे अच्छे, 10 का फीडबैक अच्छा है, 10 का इंटरव्यू अच्छा गया, तो ये 10 बंदे कंपनी के एचआर को डिमांड नहीं कर सकते कि मेरे को 15 लाख का पैकेज चाहिए, 20 का पैकेज चाहिए। एचआर बोलेगा कि भाई मेरा बजट, उसका पहले बजट 15 था, अब वो बोलेगा कि मेरा बजट 10 है, आप रेडी हो तो बोलो, नहीं तो अदरवाइज हमारे पास दूसरा कैंडिडेट है, राइट। बट एंगुलर के केस में क्या होगा, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 5 साल का मान लो एक्सपीरियंस हो गया, तो एक ही ओपनिंग है, राइट। अभी मार्केट में 5 साल 10 साल एंगुलर एक्सपीरियंस वाले बंदे बहुत कम है, राइट। तो आएंगे इंटरव्यू में 10 या 20 लोग, उसमें से सेलेक्ट होंगे 2 से 3। तो इस केस में एचआर रिक्वेस्ट करेगा आपको, डिमांड नहीं करेगा। वो बताएंगे नहीं कि मेरा बजट है, वो पूछेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप डिमांड कर सकते हो, राइट। बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद, और ये आने वाले 10 साल ऐसे ही रहेगा कम से कम, क्योंकि जो प्रोजेक्ट अभी एंगुलर पे स्टार्ट है वो तो बंद नहीं होंगे 10-15 साल, राइट। मतलब ऐसी कोई चीज आनी चाहिए जो एंगुलर और रिएक्ट को रिप्लेस कर सके, वो तो नहीं है अभी। अभी तो मतलब होगा, कोई ना कोई फ्रेमवर्क आएगा। कोई भी फ्रेमवर्क जो लाइब्रेरी होता है उसका लाइफ स्पैन मान लो 15 साल का होता है, 15 से 20 साल, राइट। उसके बाद कोई और नया फ्रेमवर्क आएगा, नया लग जाएगा। बट जो प्रोजेक्ट चल रहा है पुराना, वो प्रोजेक्ट तो वैसे ही चलेगा, एंगुलर का हो या फिर रिएक्ट का हो। तो एंगुलर डेवलपर का डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है, और उन लोगों का बढ़ेगा जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 2-2.5 साल का है अभी, राइट, वो कैसे होगा, तो आपको जावास्क्रिप्ट अच्छा करना पड़ेगा सबसे पहले तो,